नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज हमारे साथ एक विशिष्ट मेहमान हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब। राज्यसभा से रिटायर हुए हैं, करीब 30 साल राज्यसभा में रहे। उसके पहले 2 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे महाराष्ट्र से, यानी 10 साल लोकसभा जोड़ लीजिए, और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। तो एक लंबा राजनीतिक करियर है और वो इसलिए याद किया जाएगा कि जब उनका विदाई भाषण हो रहा था तो प्रधानमंत्री भावुक हो गए थे और आज़ाद साहब भी भावुक हो गए थे। सर, उस मोमेंट को आप कैसे डिस्क्राइब करें? लेकिन बहुत सारे लोग को ये कन्फ्यूजन है कि भावुक किस चीज़ पे प्रधानमंत्री जी हुए थे और मैं किस चीज़ पे भावुक हुआ। मेरे ख्याल में उसका विदाई से कोई संबंध नहीं था, उसका एक इंसिडेंट से संबंध था। जब मैं चीफ मिनिस्टर था और प्रधानमंत्री भी चीफ मिनिस्टर थे, तो गुजरात की एक टूरिस्ट बस पे, जिसमें मर्द, औरतें और बच्चे थे, मिलिटेंट्स ने उस पर ग्रेनेड फेंका और कुछ पर्यटकों की मौत हो गई और कुछ जख्मी हो गए। उस इंसिडेंट का माननीय प्रधानमंत्री जी उल्लेख कर रहे थे कि उस वक्त मैं किस तरह से रो रहा था। जोर से, फुटेज बहुत कम है। और जब उनको विदा करने गया था कई घंटों के बाद, पहले तो उनको हॉस्पिटल में देखने वगैरह में गया और जिनका इलाज हो सकता था इलाज करना, जो तब तक इस दुनिया में नहीं रहे उनको ठीक करके ताबूत में बना के भेजने का। और जब दोपहर के बाद या शाम को मैं उनको सी ऑफ करने गया, तो जिस तरह से वो दृश्य जो था, वो जिनके पिता या माता की मृत्यु हुई थी, वो बच्चे जिस तरह से मेरी टांगों से लिपट गए कि हमारे पापा कहाँ गए, हमारे पापा कहाँ गए, तो उससे मैं बिल्कुल इतना भावुक हो गया उस समय पे कि मैं खुद चिल्लाने लगा। मुझे लगता था वो ज़्यादा चिल्ला रहे हैं कि मैं ज़्यादा चिल्ला रहा हूँ, अचानक, और आंखों से रोश। और इस बीच में उस वक्त के मुख्यमंत्री, जो आज के प्रधानमंत्री के, उनके फ़ोन आते थे और मैं रोते रोते ही उनसे बात करता था। तो उसी चीज़ का उल्लेख करते करते प्रधानमंत्री भावुक हुए। और जब मैंने और वो बयान भी नहीं कर पाए, इतने भावुक हुए कि वो बयान पूरा, तो मैंने उसको बयान करने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद भावुक हो गया। वो दृश्य मेरे सामने आया, तो ये कारण था। जबकि अब आप ऐसे जगह के चीफ मिनिस्टर थे जहाँ की इस तरह की घटनाएं बहुत हुई होंगी, लेकिन नहीं, ये चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मेरी पहली घटना, क्योंकि मैं जब 2005 में मुख्यमंत्री बना, 2005 में नवंबर के महीने में, तो तब जो दरबार था, जिसको हम गवर्नमेंट है, वो जम्मू था। जी सर। तो ये मई के वक्त में जब मैं कश्मीर गया, वहां खुला, तो विदिन पहले हफ्ते में ही उन्होंने ये मैं किया। आपके साथ ही गया था, यदि आपको याद हो। पहले हफ्ते में उन्होंने ये किया, फूटने शुरू हो तो ये एक तरीके का मिलिटेंट्स का उस वक्त रिसीव करने का तरीका होता था कि भाई आप कुछ भी करो, हम यही हैं। जी। तो इसलिए ये मेरे लिए पहला मुझे याद है जब मैं आपके साथ जा रहा था, आपने कहा कि चलो अभी वहाँ पे सलामी देना शुरू कर दिया, ये वर्ड आपने यूज किया। बहरहाल, अब आज़ाद साहब, आप एक तरह से आपने कहा कि मैं आज़ाद हूँ, आप अब आज़ाद हैं, तो अब आगे का क्या प्लान है? अब आप क्या करेंगे? अब आगे के लिए पॉलिटिशियन तो कभी रिटायर होता नहीं। आगे के लिए मैं कहूँगा, सितारों से आगे जहाँ भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, इसके इम्तिहान अभी और भी है। जी। तो क्या आपकी जो एक शुद्धिकरण की लड़ाई पार्टी में है, क्या वो जारी रहेगी? नहीं, इसको मेरे ख्याल में राई का पहाड़ बना रहे हैं बहुत सारे लोग। और इस जो हमारे बारे में विपक्ष के नेताओं ने बोला, हमारे बारे में माननीय चेयरमैन उपराष्ट्रपति जी ने बोला, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, और 25-30 पार्टियों के नेताओं ने बोला, चाहे वो एनडीए के थे, यूपीए के थे, या जो एनडीए और यूपीए में नहीं है, अपने आप में हैं, उन सब ने बोला, क्योंकि उनके साथ संपर्क रहा है इतने सालों से। अभी 40-41 साल के संपर्क हैं, तो जाहिर है कि हम लोगों की व्यक्तिगत संबंध बन जाते हैं। राजनीतिक तौर पर हम लड़ाई तो करते रहते हैं, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, क्योंकि वो लड़ाई जो होती है
वो सिद्धांतिक लड़ाई है, सिद्धांतों की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। वो विचारधारा की लड़ाई और सिद्धांतों की लड़ाई अब आगे भी बराबर बनती रही, उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन चूंकि जो विदाई कल परसों से चल रही है वो तो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत है जी, वो सर। पार्टी की विदाई नहीं नहीं है। है, नहीं नहीं। तो उसमें आदमी जो व्यक्तिगत संबंध बनते हैं सालों सालों से, तो वो नजदीक आ जाता है, तो वो याद आता है। मेरा अब सवाल इसी पे है कि आपके इतने लंबे करियर के बाद अभी जो कांग्रेस की स्थिति है उससे आपको कितनी वेदना होती है, दुख होता है, कैसे उसको इस इतनी बड़ी पार्टी को फिर से उस अब स्थिति में देखिए, लाया जाए? कांग्रेस पार्टी अब 136 वर्ष की हो गई और बहुत सारी पार्टियां हमारे में है। मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, चाहे वो नेशनल हो या रीजनल हो, लेकिन चूंकि पुरानी पार्टी है तो अगर सचमुच में जाने, बहुत सारी पार्टीज अपने आप को नेशनल पार्टी बोलते हैं, वो बने, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस वक्त दो ही पार्टियां हैं पूरे देश में जो हर राज्य में है, कम है, छोटी है, वो है कांग्रेस और बीजेपी और रूलिंग पार्टी बीजेपी। इसलिए स्वाभाविक है अगर बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो कांग्रेस ही कर सकता है। और जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस की ही तरफ देखती हैं। जब हम सत्ता में थे तो बहुत सारी पार्टियां बीजेपी की तरफ देखते थे कि वो ही बड़ा अल्टरनेटिव बन सकता आज जो पार्टी की आज स्थिति है- आज जो लोग देखते हैं, अब बीजेपी सत्ता में है तो लोग कांग्रेस से अपेक्षा रखते हैं कि कांग्रेस डट के आए, कांग्रेस मुकाबला करे रूलिंग पार्टी का। इवन रूलिंग पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि भाई कांग्रेस जिंदा रहे, क्योंकि उनका जो सोच है वो नेशनल सोच है, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बारे में। आजाद साहब, आपने सही कहा कि आपकी सोच कश्मीर से कन्याकुमारी है, लेकिन आप सिकुड़ते जा रहे हैं। दिक्कत तो ये है। यही तो चिंता का विषय है, यही हम सिकुड़ते जाते हैं, यही हम सब लोगों की चिंता है कि जो स्टूडेंट लाइफ से, जो जवानी जैसे की आपने वजह किया से है, हम आपने लोगों ने किया अपनी क्या? स्टूडेंट नेशनल लाइफ से किया, स्टूडेंट यूथ लाइफ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे स्टूडेंट आप। लाइफ में और जवानी हमने जो दी है अपने की, बजाय आज जैसे लोग जाते हैं पार्टियों में जाते हैं, तफरीके करने के लिए जाते हैं, हॉलीडेज के लिए, कोई लंदन जाता है, कोई यूरोप जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कहीं जाता है। तो हम लोगों ने वो जो इस तरह का खेल कूद का या तफरी का था वो जमाना तो हमने पार्टी में लगा तो दिया। आपको लगता नहीं है फुल टाइम अध्यक्ष चाहिए आपको? देखो, हमें हर आदमी फुल टाइम चाहिए। हमने जब बात की थी फुल टाइम अध्यक्ष की, तो खाली अध्यक्ष अगर फुल टाइम 24 घंटे भी काम करेगा, कोई भी हो अध्यक्ष, मैं हूं, आप हो, दूसरा हो, तो भी बात नहीं बनेगी। बीजेपी और सीपीएम में क्या है, ये अध्यक्ष खाली काम नहीं करता, नहीं, पूरी मशीनरी पूरी मशीनरी काम करती है। तो इसीलिए हमने कहा है कि ये खाली अध्यक्ष तो होना ही चाहिए, क्योंकि नीचे वाले देखते हैं कि जब अध्यक्ष नहीं करेगा हम क्यों करेंगे। लेकिन लोग जब देखेंगे अध्यक्ष जागा है, वो 2 बजे भी बात फोन कर सकते हैं, 1 बजे। मुझे याद है राजीव गांधी और हम बैठते में, जनरल सेक्रेटरी था, वो पार्टी प्रेसिडेंट भी थे और प्राइम मिनिस्टर थे, तो अधिकतर हम 10 बजे बैठते थे रात को और 2 बजे सुबह के 2 और अधिकतर लोगों को जो हम टेलीफोन करते थे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, मंत्री हो, वो 12 बजे और 2 बजे सुबह के बीच में। तो उसके कारण नतीजा क्या होता था कि लोग सतर्क रह सकते थे। प्रधानमंत्री किसी वक्त भी 12 बजे भी कुछ पूछ सकता है, सुबह के 1 बजे भी पूछ सकता है, 2 बजे पूछ सकता है। तो असर उसका कास्केडिंग असर पड़ता है, नीचे तक असर पड़ता है। तो हमारा ये कहना है प्रेसिडेंट किसी भी पार्टी का हो वो तो फुल टाइम होना ही चाहिए, और फुल टाइम की कोई सीमा नहीं होती है। हम खुद 3 शिफ्ट में चीफ मिनिस्टर कर चुके हैं काम। राजीव गांधी के साथ हम खुद सुबह 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक का काम करते रहे। तो हो सकता, लेकिन स्टेट में भी इलेक्शन हो, डिस्ट्रिक्टों में भी इलेक्शन हो, ब्लॉकों में भी इलेक्शन हो, इलेक्शन से क्या होता है फर्क लोग नहीं समझते। इलेक्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि ये लोगों ने मुझे चुना है ये काम करने के लिए। अपॉइंटमेंट में आता है कि मुझे एक आदमी को खुश रखना है, उसने जिसने मुझको अपॉइंट किया है, बाकी भाड़ में जाए, मैं वो खुश है मुझसे, तो मुझे कोई हटा नहीं सकता। मुझे लगता है सीडब्ल्यूसी का पिछला इलेक्शन कलकत्ता सेशन में हुआ। सीडब्ल्यूसी का नहीं, हाँ, सीडब्ल्यूसी का इलेक्शन कलकत्ता में लास्ट में हुआ 97 में। मैं उसी की बात नहीं करता, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, आप स्टेट प्रेसिडेंट को करेंगे तो स्टेट प्रेसिडेंट पार्टी अध्यक्ष को खुश रखेगा,
क्योंकि उन्होंने बनाया है, तो वो अपनी पार्टी की परवाह नहीं करेगा। लेकिन जब अगर इलेक्टेड होगा तो निश्चित तो जिन्होंने चुना है उनकी परवाह करेगा। जब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्टेट प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, वो खाली स्टेट प्रेसिडेंट को खुश रखेगा, दूसरों की परवाह नहीं करेगा। जब ब्लॉक प्रेसिडेंट भी ऐसा ही करेगा तो उसका मतलब है कि वो उसमें चापलूसी पैदा होती है, साइकोफेंसी पैदा हो जाती है, कोटरी पैदा होती है और पार्टी खत्म हो जाती है। एक सवाल जो मैं हर कांग्रेस नेता से पूछता हूं, क्या कांग्रेस में नॉन गांधी अध्यक्ष स्वीकार होगा लोगों को? सवाल फिर लोग गलत, इस बात को लोग गांधी और वर्सेस नॉन गांधी जोड़ते हैं। सवाल संगठन का है जी। संगठन उसमें गांधी हो, किसी पद पे नॉन गांधी हो, प्रिंसिपल का है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान में ये चीजें लिखी हैं, ब्लॉक का इलेक्शन लिखा है, डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लिखा है, आज भी अभी संविधान, इस वक्त भी संविधान खोलिए, स्टेट का इलेक्शन है, वर्किंग कमेटी का इलेक्शन है, सीसी का इलेक्शन है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का प्रावधान है, कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। ये सब जो हम बता रहे हैं, ये हम जैसे हम राज्यसभा लोकसभा में है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को कोट करते हैं, ये हमारी मतलब आपका कहना है कि हर स्तर पे चुनाव होना चाहिए। चलिए मैं मान गया, चलिए इससे हो सकता है। तो अगला आज जो है, अब कहा गया है कि कांग्रेस का एक सेशन होगा जहां चुनाव होगा। जब भी ये सब चीजें हो जाएंगी तो उस वक्त एक नई कांग्रेस उभर के आ जाएगी और उस वक्त कांग्रेस पार्टी एक फोर्स बनेगी। एक अंतिम का सवाल है सर, किसान आंदोलन को इतना दिन हो गया, प्रधानमंत्री ने अच्छा भाषण दिया, आपकी विदाई में भी सारे देश ने देखा, लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार बड़ी उदासीनता से इस आंदोलन को? सरकार को कभी भी हठधर्मी से नहीं काम करना चाहिए। गुलाम नबी आजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नोट पे खत्म करते थे। ये है गुलाम नबी आजाद साहब, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन जो साथ में उन्होंने कही अंत में कि किसी भी सरकार को अपनी जनता के साथ हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए। ये इस सरकार के लिए एक सीखने की बात होगी। NDTV में आज इतना ही। नमस्कार।